हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2025-26 जिसमें साइंस के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के होते हैं। ये कैसे प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के होते हैं, ये आपके लिए एक आदर्श मॉडल पेपर होगा। इसको आप हमारे साथ हल कर सकते हैं। तो आइए फटाफट इसको हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? दागी गई गोली, बहता हुआ जल, हथौड़े से चोट करना, तना हुआ धनुष। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका ऑप्शन आता है डी, तना हुआ धनुष, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी दागी गई गोली उसमें वी होगा, यानी उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। बहता हुआ जल, पानी बह रहा होगा तो उसमें वेग होगा। हथौड़े से जब आप चोट करोगे, नीचे कर लाओगे, हथौड़े में वेग होगा। तना हुआ धनुष, यानी आपने छोड़ा नहीं है, तो इसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका सूत्र होता है mgh। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन डी यानी चौथा वाला सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि गति करते हुए पिंड का वेग दूना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोगुनी होगी, चार गुनी होगी, समान होगी या फिर तीन गुनी होगी? जैसा कि अभी अभी आपने देखा था कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप v को आपने 2v कर दिया है तो ये हो जाएगा हाफ m, और v की जगह बच्चों 2v का होल स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा हाफ m, और दो दूनी चार v स्क्वायर, यानी इसको आप लिख सकते हो चार, बाहर निकाल दो हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ये अब देखिए 4 गुना हो गया। इसका मतलब चूंकि यहां पर चाल का वर्ग होता है, इसलिए यहां पर वर्ग है तो यहां दोगुना करोगे, दो दूनी चार, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा बच्चों 4 गुनी बढ़ जाएगी। और ऑप्शन यहां से दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, निर्वात में, जल में, स्टील में? सही आंसर होगा बच्चों स्टील में। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं जो ध्वनि का वेग है वो ठोसों में सबसे अधिक, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, और जो निर्वात है इसमें वायु का वेग जो है 0 होता है, याद रखना है। क्योंकि ठोस यहाँ पर स्टील है और द्रव पानी है और वायु, तो यहाँ पर वायु में लगभग 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वायु का चाल या ध्वनि की चाल होती है। बाकी निर्वात में 0 होती, पानी में उससे ज्यादा होती है और स्टील में सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये ठोस है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ये चौथा वाला सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, एक चालक में 10 कूलाम विद्युत आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित धारा, इसके लिए फार्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब Q की वैल्यू है 10, T मतलब 2, 2 एकम 2 पंजे 10, अर्थात ये आ जाएगा 5 एम्पियर, यानी उसके अंदर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिया गया है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पांचवा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? फोकस पर बनता है, अनंत पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, या 2f पर बनता है? तो आप सभी को मालूम है, चूंकि ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी पर स्थित है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बच्चों अनंत पर बनता है। इनकी कई कंडीशनें हैं, उन्हें आपको याद रख लेना है, तभी आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0, 1 या 1 से कम या अनंत? वैसे आदर्श तो कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी आदर्श की संकल्पना की गई तो वहां पर प्रतिरोध उसका माना जाता है कितना होगा? 0 यानी 0 होगा। तो यहां से ऑप्शन ए वाला हम लोग चुन लेंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? हॉपकिंस है, मार्कोनी है, रोटेंजन है या मॉर्सस है? तो यहाँ पर
जो एक्स किरणें हैं इनकी खोज रोटेंजन ने की थी, यानी ऑप्शन बच्चों तीसरा सही होगा। इसमें आपको याद ही करना है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला, ऊर्जा का मात्रक क्या है? न्यूटन, किलोग्राम, जूल या फिर वाट। जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक आपको याद कर लेना है बच्चों, ये होती है जूल। ये न्यूटन फोर्स का है, ये द्रव्यमान का है। वाट आपका किसका है वो आप पता करिए। चलिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है? तो पलायन वेग क्या होता है बच्चों? अगर वो वेग जिससे हम अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु को फेंक दिए, यानी उतना वेग लगाकर फिर वो पृथ्वी पर कभी भी वापस ना आए, ऐसे वेग को हम लोग पलायन वेग या इसके वेलोसिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू बिल्कुल निश्चित है, 11 किलोमीटर पर सेकंड, 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 22 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये वो चाल है, ये वो वेग है जिससे अगर पृथ्वी से किसी भी वस्तु को फेंक दिया जाएगा फिर वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी। इसी कहते हैं इसके वेलोसिटी या पलायन वेग। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? जिससे आप बुखार मापते हैं उसमें पारा, सोडियम, जिंक या फिर चांदी भरी है। तो उसमें भरा जाता है बच्चों पारा। पारा क्यों भरा जाता है उसका कारण है क्योंकि ये धातु है और ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है और ये टेम्परेचर के प्रति बेहद संवेदनशील है, यानी बहुत ही कम समय में आपका ताप बता देती है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है? विद्युत मोटर, विद्युत चुंबक, विद्युत हीटर या फिर विद्युत घंटी। तो इसको जल्दी से आप कमेंट करिए। और अगर आपका ऑप्शन आता है विद्युत हीटर, क्योंकि आप देखिए इसमें विद्युत ऊर्जा जाती है और आपको हीटर यानी गर्मी उससे मिलती है। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण आपका ऊष्मीय ऊर्जा में हो रहा होता है, वो है विद्युत हीटर। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? भास्कर 1, कल्पना 1, आर्यभट्ट या SLV। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप ऑप्शन जाता है तीसरे पे आर्यभट्ट, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में चल रही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद कौन है? यूरिया, पोटास, वर्मी कंपोस्ट या सुपर फास्फेट। तो आपको सभी को मालूम है जो वर्मी कंपोस्ट है ये आपकी प्राकृतिक खाद है। यूरिया, पोटास और ये सुपर फास्फेट ये सभी रासायनिक खादें हैं। ये आप लोग सभी लोग गांव के हैं वो इसे बहुत अच्छी ढंग से जानते हैं। अगला प्रश्न है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है क्या कहलाती हैं? तो ये संकटा सन्न कहलाती हैं, विलुप्त कहलाती हैं, प्राकृतिक आवासों से विलुप्त या विशेष क्षेत्रीय। देखिए जो पृथ्वी पर इस समय नहीं है, जैसे डायनासोर, बहुत से पेड़, बहुत से पक्षी बिल्कुल विलुप्त हो चुके जो नहीं है उन्हें कहते हैं विलुप्त। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका दूसरा वाला बच्चों सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो ये रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना है? 90%, 70%, 60% या फिर 40%। तो इसकी मात्रा रहती है 40 से 45%। तो 40 से 45% इसका भाग जो है रहता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस कौन सा है? ठीक है, वेरिसेला जोस्टर है या राइनो वायरस है या पोलियो वायरस है या इम्यूनो वायरस है। ये है आपका राइनो वायरस, यानी ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं तो अगला प्रश्न, पादपों में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्रों के द्वारा या पत्रियों के द्वारा। तो जल से जाइलम, तो जाइलम के द्वारा होता है। अगर फूड की बात करता, खाने की बात करता बच्चों, तो आप फ्लोएम करते तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर खाने की बात करेगा तो फूड यानी फ्लोएम के द्वारा, जल से तो ये से जल होता है यानी जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 जून
को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व ओजोन दिवस। जल्दी से इसको कमेंट करिए और अगर आपका आंसर है बी यानी विश्व पर्यावरण दिवस तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए से रतौंधी, बी से होता है बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, तो यहाँ से विटामिन सी और विटामिन डी की अगर बात करता तो इसमें रिकेट्स रोग होता है। यानी विटामिन ए जो आपकी है उनका प्रकार और उनसे कौन कौन से रोग होते हैं और इनके कौन कौन से अवयव हैं जिन्हें खाने से इन्हें सही किया जा सकता है, ये भी प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? आमाशय है, क्षुद्रांतर है, बाह्यांतर है या अग्नाशय है? जल्दी से कमेंट करिए और अगर इसका ऑप्शन आप पाते हैं क्षुद्रांतर तो यानी ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? पैराथायराइड हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन या फिर है एड्रीनल हार्मोन्स। जल्दी से इसका आप लोग कमेंट करिएगा क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है कैल्शियम की, तो यहाँ पर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन यानी ऑप्शन पहला वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो मेढक के हृदय में क्या होते हैं? एक अलिंद एक निलय, एक अलिंद दो निलय, दो अलिंद एक निलय या फिर दो अलिंद दो निलय। जल्दी से इस पर कमेंट करिए और अगर आपका ऑप्शन है दो अलिंद और एक निलय तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं? गलफड़, सल्क या फिन्स या फिर आपका आता है फुसफुस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो इसके सल्क होते हैं ये इसको तैरने में सहायता करते हैं। गलफड़े तो श्वसन क्रिया के लिए होते हैं जिसमें ये घुलित पानी लेकर के ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। अगला है पल्मोनरी सिरा खुलती है कहाँ? दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, दाएं निलय में या बाएं निलय में? थोड़ी अच्छी बायो है तो बाएं निलय में ये बाएं अलिंद में खुलती, तो यानी ऑप्शन यहाँ पर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी जब चींटी आपको काटती है आपके अंदर एक कुछ लगता है तो क्या है वो? एस्कॉर्बिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है या फिर एस्टिक अम्ल है? तो ये बच्चों फार्मिक अम्ल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा? तो वैद्युत आप लोगों ने सेल जो बैटरी आपकी घड़ी वगैरह में पढ़ते हैं तो इसमें जो है बच्चों ये रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। क्रिस्टलीय कार्बन का उदाहरण, इस पर चैप्टर भी है आपके बुक में, हीरा, कोयला, कागज या इनमें से कोई नहीं। जो हीरा होता है ये क्रिस्टलीय कार्बन है, उसी का ये उदाहरण है बच्चों। अगला प्रश्न ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? वायु, जल, कोयला, बायोगैस। आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, एक प्रश्न जरूर फंसेगा। तो ये आपका कौन सा है, यानी यहाँ पर बहुत ढंग से बताइएगा। तो ये है बच्चों कोयला। अब देखिए वायु को आप दोबारा वायु से कोई काम करा सकते हो, जल से, बायोगैस से, लेकिन जो कोयला है ये एक बार जल जाने से इसे आप दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। परागकण उत्पन्न होते हैं कहाँ? अंडाशय में, परागकोशों में, पूतंतु में या वर्तिका में? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। और अगर आपका कमेंट आता है परागकोश तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। अगला है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्मा अवशोषित करती है कि ऊष्मा निकालती है कि ऊष्मा बदलती नहीं है? इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा अवशोषी दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्मा क्षेपी वो अभिक्रियाएं होती है जिससे ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा अवशोषी जिनमें वो ऊष्मा अवशोषित करती है। अगला है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? यानी वायु में जो वायु प्रदूषण को कम करता है वो क्या है? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पोत्सर्जन है या प्रोटीन संश्लेषण? तो ये बच्चों है श्वसन। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग कंप्लीट करिए। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे साबुन आपका झाग देता है? सोडियम सिलिकेट है,
रेजिन है या कार्बोनिल अम्ल है या फिर कास्टिक सोडा है। बहुत से बच्चे इसका कास्टिक सोडा आंसर लगाते हैं, बिल्कुल गलत है। इसका बिल्कुल सही आंसर है रेजिन। यानी रेजिन जो है ये साबुन में जो झाग उत्पन्न करने के लिए इसको मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। इसका मैंने पहले भी उल्लेख कर चुका हूं, पारा, लोहा, ब्रोमीन, जल। ब्रोमीन और ये जल ये तो धातु ही नहीं है। लोहा आपका द्रव अवस्था में कभी मिलता नहीं, केवल ठोस ही रहता है। और जो पारा है, जो Hg है ना, मरकरी है, ये आपकी जो हमने बताया थर्मामीटर में भरी जाती है, ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है बच्चों। अगला है, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर अगर हम क्लोरोफार्म का फार्मूला देखें तो ये होता है CHCl3। देखिए कार्बन आ गया, हाइड्रोजन, तो यही आपका हो गया क्लोरोफार्म। जल तो सबको पता है, H2O, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम सल्फेट आप निकाल लेंगे। तो कुल मिला के आपने यहाँ पर देखा ये क्लोरोफार्म एक कार्बनिक यौगिक है। अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती। बीज, पत्ती, छाल या फिर पुष्प। देखिए दिया गया है। तो जो सिनकोना है, जो मलेरिया की दवा बनती है, वो छाल से बच्चों बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अभी लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर इसी पेपर की आप PDF पाना चाहते हैं तो आप अपना हेलो लिखें और अपना फ़ोन नंबर लिखें, उस पर हम आपको लिंक भेज देंगे, जहां से जाकर के आप तुरंत इसे डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको हम नई वीडियो में।